जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे सीटेट 2024 दिसंबर के प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो भाषा का प्रश्न पत्र आता है, भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को आज जानेंगे। यानी हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों से संबंधित जानेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं कि हिंदी भाषा क्या है। दोस्तों, जो विद्यार्थी प्रथम लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा का चुनाव करता है और जो कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा का चुनाव करते हैं, उनका फर्स्ट लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज होता है, कोई और भाषा होती है, जो सेकेंड भाषा के रूप में हिंदी को चुनते हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए भी जो फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी चुनते हैं। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। पूछेगा कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो हमें राजभाषा पे टिक करना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं यानी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोड़की, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी सम्मिलित है। पूछता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। वो 22 भाषाएं ये इस प्रकार है। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। भारतीय संविधान के अनुसार जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वह एक सहयोगी और प्रशासनिक भाषा के रूप में है। शास्त्रीय भाषाएं जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया इत्यादि। आरटी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा करता है, वो कक्षा 8 तक के लिए। आरटी कहता है कक्षा 8 तक की जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा के रूप में दिया जाए। क्लियर है? भाषा शिक्षा की अवधारणा चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना है, बोधगम्य निवेश है और सकारात्मक पुनर्वलन प्रदान करता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषा अर्जन, यानी कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा सीखता, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास और परिवार में रहकर सीखता है, यानी अपने आसपास की परिस्थितियों से और जो परिवार में रहता है उससे सीखता है, और दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। बच्चा दूसरों का अनुकरण करता है और उस अनुकरण के द्वारा भी भाषा सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार की कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। क्लियर है? भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, यानी कि बच्चा जो भाषा अर्जन करता है उसकी जो प्रक्रिया है वो सहज और स्वाभाविक रूप से होती है। बच्चा भाषा अर्जन कर लेता है। भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी भी एक स्पेशल या व्याकरण
उसकी आवश्यकता नहीं होती कि व्याकरण के माध्यम से ही भाषा सीखेगा। भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। परिवार परिवार और समाज, भाषा अर्जन में परिवार और समाज की भूमिका जो होती है प्रमुख होती है। समाज में रहकर बच्चा सीखता है और परिवार में रहकर सीखता है, भाषा का अर्जन करता है। क्लियर है? बात करते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम यानी अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। इस प्रकार किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों की उपयोगिता होती है या औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। नियम और व्याकरण का भाषा अधिगम में प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और उस व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। यानी कि जो भाषा अधिगम है तो भाषा का जो अधिगम करते हैं उससे संबंधित जो नियम है उसको सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, यानी कि बच्चे स्वयं के प्रयास से, जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक भाषा अधिगम नहीं कर सकते। भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसमें भाषा के अर्जन करने के लिए इसमें पर्टिकुलर नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां इत्यादि की भूमिका होती है, जिसके माध्यम से भाषा अधिगम करते हैं, यानी भाषा का अधिगम। क्लियर है? भाषा अधिगम के प्रकार। क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। तो भाषा अधिगम का जो प्रकार है, पहला क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि क्रियाओं की स्वरूप क्या है और उसकी गति क्या है, इस पर ध्यान देकर सीखते हैं। दूसरा शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम सीखने के संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। यानी शाब्दिक जो या वाचिक अधिगम है, इसमें सीखने के लिए कुछ संकेत होते हैं, चित्र होते हैं, शब्द होते हैं, अंक होते हैं, जिसके माध्यम से सीखना होता है। क्लियर है? विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर या विचार करके सीखता है। यानी विचारात्मक अधिगम विचार के द्वारा, अनुभव के द्वारा, देखकर, सुनकर, विचारों के द्वारा करके सीखता है। क्लियर है? भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार इस प्रकार है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसके लिए समाज के साथ संपर्क, यानी समाज के साथ जब वो अंतःक्रिया करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके भाषा का विकास होता है। क्लियर है? पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की कहते हैं भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ये कहते हैं भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बालकों में वो जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। चॉम्स्की का कहना है कि जो बच्चा है वो भाषा की जो उसकी अर्जन करने की जो क्षमता है उसके अंदर वो जन्मजात होती है और उसको भाषा को पहचानने की जो क्षमताएं हैं वो उसको लेकर पैदा होता है। क्लियर है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अनुबंध के सिद्धांत या साक्षर का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से उस शब्द का साक्षर यानी संबंध स्थापित करके सीखता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो वो
अगर किसी शब्द है या किसी शब्द की पहचान करना, तो वो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध स्थापित करता है और उसके बाद सीखता है, संबंध स्थापित करके सीखता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, चीजों को देखकर सीखता है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है, अगर ग्लास में पानी लिए हैं और साथ में कह रहे हैं पानी पी लो, तो यानी पानी पीने के लिए कह भी रहे हैं और पानी का एक वस्तु है पानी, मान लीजिए, तो वो पानी हम लिए हैं साथ में, तो बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द, यानी जो पानी शब्द बोलने का है, पानी यानी बोला तो पानी एक शब्द हुआ, पानी शब्द जो बोला है और जो पानी जो वस्तु है यानी जो ग्लास में पानी लिया गया, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया, उसको समझने लगता है, संबंध स्थापित करके उसे समझने। क्लियर है? अगर कोई खिलौना लेते हैं, हाथ में लिए हैं, तो ये जो खिलौना बोलते हैं कि एक खिलौना है और साथ में खिलौना हाथ में है, तो बच्चा क्या करता है, और ये खिलौना बोलने का जो शब्द है और जो खिलौना जो है, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है और उस संबंध स्थापित करके उसको समझने लगता है। क्लियर? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है, यानी जब बालक का आरंभिक शिक्षा होता है उसमें ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष, तो भाषा का जो मेरिट डिमेरिट है उसके समाज और उसके परिवार आदि पर निर्भर करता है। क्लियर है? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अप्रेरित करती है। अगर कोई कार्य करते हैं, वो कार्य सफल होता है, उसके सफलता से हम अप्रेरित होते हैं और हम बेहतर कार्य करते हैं, क्या और करें और सोचते। और जब अप्रेरित होते हैं तो हमें और बेहतर कार्य करने के लिए एक अंदर से उत्साहित रहते हैं। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। दूसरी बात यह है, किसी कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस कार्य को करने के लिए हम कितने रुचि लेते हैं, कितने रुचि के साथ करते हैं। बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगर बालक किसी चीज को सीखने के लिए उत्साहित है, प्रेरित है, तो उस चीज को बेहतर सीखेगा। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। क्लियर है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। क्रियाशीलता यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो उसे वो जल्दी और आसानी से सीख लेता है, समझ लेता है। अतः बालक को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग, जो भाषा का प्रयोग है, अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। यानी कि भाषा का जो बच्चा प्रयोग करेगा उसको अधिक से अधिक अवसर मिलेगा भाषा के लिए, तो वो उसका विकास और जल्दी होगा। जितनी अवसर मिलेगा उतना जल्दी विकास होगा। यानी कि उसको मिल रहा है बार बार अभ्यास करने का। आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का भी बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक बार दोहराया जाएगा उतने ही अधिक देर तक याद रहे। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता होती है। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूप, यानी जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ये जो चारों प्रारूप हैं, ये जो चारों क्रम है भाषा कौशल के, इसमें निपुणता के लिए अभ्यास क्रम के समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। क्लियर है? तो अब इस वीडियो को
एक बार से पुनः सुने, क्योंकि बार बार यहीं से प्रश्न पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।